नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में परीक्षा गुरु उपन्यास। परीक्षा गुरु उपन्यास में हमने दूसरा प्रकरण प्रारंभ किया था और दूसरे प्रकरण का नाम था अकाल में अधिक मास। अकाल में अधिक मास इसका हमने कुछ अंश पढ़ा था और बाकी का जारी था, वह आप हम आगे देखेंगे। तो यह सब कुछ निःशुल्क है और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो खैर हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी ही बार खाना खाकर भूल जाते थे। जर्मन का प्रसिद्ध विद्वान लेनिस एक बार बहुत रात गए अपने घर आया और कुंधा खड़खड़ाने लगा। नौकर ने गैर आदमी समझकर भीतर से कहानी मालिक घर घर में नहीं है। नहीं, ये कल आना, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर एक जर्मन का प्रसिद्ध विद्वान, उसका नाम लेसिंग ये आया है, याद रखिए लेसिंग नाम आया है इसमें आया। और वो खुद के ही घर में रात में बड़ी देर रात में घर पहुंचता है और वह खटखटाता है, यानी कुंदा यानी जो कुंडी रहती है वो खटखटाता है और तो वह अंदर से उसका ही नौकर उससे बोलता है कि मालिक घर पर नहीं है। इस पर लेसिंग सचमुच लौट चला, यानी यह सुनकर वह लौट जाता है। कौन? लेसिंग। इटली का मारी इटली का मारिनी नामी कवि एक दिन कविता बनाने में ऐसा मग्न हुआ कि अंगीठी से उसका पैर जल गया। तो भी उसे खबर नहीं हुई, यानी ये खुद के कामों में, खुद के कार्यों में कितना व्यस्त था ये कवि। इटली का कवि था, इटली का कवि, और वह जर्मन का ये दो विद्वान को नाम आए मारिनी। मारिनी नामक कवि कविता लिखने में इतना मग्न हो गया था कि उसके अंगीठी से उसका पैर जल गया, यानी वह अंगीठी के पास बैठा था और उसके जो जलते कोयले से उसका पैर जल गया, फिर भी उसको पता नहीं था। लाला ब्रज किशोर साहब का भी कुछ कुछ ऐसा ही हाल है। यह सीधी सीधी बातों को विचार ही विचार में खींच ताजा कर ऐसो पस पेचीदा बना लेते हैं कि उसका सुलझाना मुश्किल पड़ जाता है। मुंशी चुन्नीलाल बोले, यानी ये मुंशी चुन्नीलाल भी बोलते हैं कि ब्रज किशोर भी कुछ ऐसे ही है, बातों बातों में या किसी कार्य में करते हैं ऐसे कुछ झोल झमेला कर बैठते कि उसको सुलझाना ही मुश्किल हो जाता है। मैंने तो मिस्टर ब्राइड के रोबरू ही कह दिया था कि कोरी फिलॉसफी की बातों से दुनियादारी का काम नहीं चलता। लाला मदन मोहन ने अपनी अकल मंदी जाहिर की। इसमें मिस्टर रसल की गाड़ी कमरे के नीचे आ पहुंची और मिस्टर रसल खटखट करते हुए कमरे में दाखिल हुए। लाला मदन मोहन ने मिस्टर रसल से शेक हैंड करके उन्हें कुर्सी पर बिठाया और मिजाज की खैरो आफियत पूछी। यानी यहाँ पर कौन कौन से नाम आए हैं याद रखिए। तो यहाँ पर मिस्टर रसल भी एक नाम आया है जो गाड़ी लेकर आया है, और उसको ऊपर कमरे में आने के बाद जो मदन मोहन जो है उसको सेकंड हैंड करता है और कुर्सी पर बिठाता है, यानी हाथ मिलाता है। ओ आइए, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई, ऐसा करके। मिस्टर रसल नील का एक होलसेल मंद सौदागर, यानी रसल मिस्टर रसल क्या करता है, तो वह जो है एक सौदागर है, यानी जो दुकानदार है, और वह कौन सा एक नील नामक जो पेड़ रहता है उसका वो सौदागर है, वो बेचता है। परंतु इसके पास रुपया नहीं है। यह नील के सिवा रुई सन वगैरह का भी कुछ व्यापार कर लिया करता है। यानी रसल जो है वह नील का जो पेड़ रहता है वह नील बेचता है, उसके साथ रुई बेचता है और सन वगैरह, यानी रुई और नील के सिवा और भी सन वगैरह का भी कुछ थोड़ा बहुत व्यापार कर लियाता है। इसका लेन देन 1.5-2 बरस से दोस्त की सिफारिश पर लाला मदन मोहन के यहाँ हुआ है। पहले बरस में लाला मदन मोहन का जितना रुपया लगा था माल की बिक्री से ब्याज समेत वसूल हो गया। परंतु दूसरे साल रुई की भर्ती की, जिसमें
7-8 हज़ार रुपये टूटते रहे। इसका घाटा भरने के लिए पहले से दुगनी नील बनाई, जिसमें एक तो पड़ता कम बैठा, दूसरे माल कलकत्ते पहुंचा। उस समय भाव मंदा रह गया, जिसमें नफ़े के बदले 10-12 हजार इसमें टूटते ही रहे। लाला मदन मोहन के लेन देन से पहले मिस्टर रसल का लेन देन राम प्रसाद बनारसी दास से था। उसे 8 हज़ार रुपये अब तक इसकी तरफ बाकी थे। जब उनकी मयाद जाने लगी तो उन्होंने नालिश करके 11,500 की डिक्री यानी बिक्री इस पर करा ली। अब उन्हीं इजराई डिब्री में इसका सब कारखाना नीलाम पर चढ़ रहा है और नीलाम की तारीख में केवल 4 दिन बाकी है। यानी किसकी, जो रसल की दुकान है वह नीलाम हो रही है, बाकी है, यानी 4 दिन बाकी है। यह बड़े घबराहट में रुपए का बंदोबस्त करने के लिए लाला मदन मोहन के पास आया है। मेरे मिजाज का तो इस समय कोसों पता नहीं लगता, परंतु उसको ठिकाने लाना आपके हाथ। मिस्टर रसल में मदन मोहन के कुल प्रश्न मिजाज पुरसी पर कहा। जो आफत एकाएक इस समय मेरे सिर पर आ पड़ी है, यानी जो आफत जो है, जो संकट को ही आफत कहते हैं, जो आफत एकाएक इस समय मेरे सिर पर आ पड़ी है, उसको आप अच्छी तरह जानते हैं। इस कठिन समय में आपके सिवा मेरा सहायक कोई नहीं है, और आप चाहे तो 10 भर में मेरा बेड़ा पार लगा सकते हैं। नहीं तो मैं तो इस तूफान में गारत हो चुका। यानी ये रसल कह रहा है मदन मोहन से, आप इतने क्यों घबराते हैं? ज़रा धीरज रखिए। मुंशी चुन्नीलाल ने पहले की मिलावट के अनुसार सहारा लगाकर कहा। लाला साहब के स्वभाव को आप अच्छी तरह जानते हैं। जहाँ तक हो सकेगा यह आपकी सहायता में कहीं कसर न करेंगे। पहले आप मुझे यह तो बताइए कि आप मुझसे किस तरह की सहायता चाहते हैं? लाला मदन मोहन ने पूछा। यानी लाला मदन मोहन ने रसल से पूछा कि मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? मैं इस समय सिर्फ इतनी सहायता चाहता हूँ कि आप राम प्रसाद बनारसी दास की डिबली का रुपया चुका दे। मुझसे हो सकेगा जहाँ तक मैं आपका सब कर्जा एक बरस के भीतर चुका दूंगा। यानी वह रसल जो है किसको कर्जा चुकाने के लिए कहता है? तो मदन मोहन से कहता है, याद रखिए। और किसका कर्जा है? तो राम प्रसाद बनारसी दास का कर्जा है, डिबरी का रुपया। और वह रसल कहता है कि मैं 1 साल के अंदर चुका दूंगा। मिस्टर रसल ने कहा, मुझको अपनी बर्बादी का इतना ख्याल नहीं है जितनी आपके कर्जे की चिंता। राम प्रसाद बनारसी दास की डिबरी से मेरी जायदाद बिक गई तो आप लेनदार कोरे रह जाएंगे, और मैं से इंसालवट होने की, यानी इंसलेंट है शब्द, लेकिन ये किस प्रकार लिखा गया है, शायद पीडीएफ में दिक्कत है या वो उस प्रकार उस समय की भाषा ही वैसी थी, पता नहीं। होने की दरख्वास्त की तो आप लोगों के पल्ले रुपए मैं 4 आने की भी नहीं पड़ेंगी। सो आप उमड़ा आता है। लाला मदन मोहन बोले। तो इस पर लाला मदन मोहन बोलते हैं कि सच है महाकवि शेक्सपियर ने कहा है। मास्टर शंभू दयाल कहने लगे। यानी जो महाकवि शेक्सपियर का जो पंक्तियाँ है, शेक्सपियर ने कहा है, वो कौन कह रहा है? तो यह शंभू दयाल कह रहा है, याद रखिए। कौन सी पंक्ति है? कोमल मन होत न किए होत प्रकृति अनुसार, जो पृथ्वी हित गगन ते बारित द्रवित फुहार द्रव ही मन कोमलताई, लेत देत शुभ हेत दोऊ नको मन हर्षाई, सब सुनते उत्कृष्ट सकल वैभव की भूषण, राजहु ते कछु अधिक देत शोभा कोमलन। तो ये अंग्रेजी में ही यही पंक्तियाँ है, याद रखिए।
तो यहाँ पर हज़रत सादी कहते हैं कि यानी यहाँ पर हज़रत सादी का भी जिक्र आया है। तो हज़रत सादी कहते हैं, दुर्बल तपस्वी से कठिन समय में उसके दुख का हाल न पूछ और पूछे तो उसके दुख की दवा कर। मुंशी चुनीलाल ने कहा, यानी हज़रत जो है, हज़रत सादी का उदाहरण कौन देता है? तो चुन्नीलाल देता है, मुंशी चुन्नीलाल देता है। और वो कहता है कि दुर्बल तपस्वी से कठिन समय में उसके दुख का हाल न पूछ। कोई कठिन समय में है, उसको कोई दुख से गुजर रहा है, तो उसके दुख का, उसकी समस्या का, उसकी कठिनाई का कारण नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसको उस कठिनाई से बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। ये जो है हज़रत सादी की पंक्ति का उदाहरण जो है वह चुन्नीलाल देता है, याद रखिए। अच्छा, इस रुपए के लिए हमारी दिल जमाई क्या कर देंगे? लाला मदन मोहन ने बड़ी गंभीरता से पूछा। हाँ हाँ लाला साहब, सच कहते हैं, आप इस रुपए के लिए हमारी दिल जमाई क्या कर देंगे? मुंशी चुन्नीलाल ने दिल जमाई की चर्चा करते हुए अपनी सफाई जताने के लिए मिस्टर रसल से पूछा। मैं थोड़े दिन ये शीशे बर्तन का एक कारखाना यहाँ बनाया चाहता हूँ। अब तक शीशे बर्तन की सब चीज़ें वकालत से आती है, इसलिए खर्च और टूट फूट के कारण उनकी लागत बहुत बढ़ जाती है। जो वह सब चीज़ें यहाँ तैयार की जाएगी तो उसमें ज़रूर फ़ायदा रहेगा, और खुदा ने चाहा तो 1 बरस के भीतर भीतर आपकी सब रकम जमा हो जाएगी। परंतु आपकी इस समय इस बात पर पूरा भरोसा नहीं। तो मेरा नील का कारखाना आपकी दिल जमाई के वास्ते हाजिर है, मिस्टर रसल ने जवाब दिया। हिंदुस्तान में अब तक कलों के कारखाने नहीं है। हिंदुस्तान में अब तक कलों के कारखाने नहीं है। इसमें हिंदुस्तानियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि इस समय हिम्मत करके जो कलों के कारखाने पहले जारी करेगा उसको ज़रूर फायदा रहेगा, मिस्टर शंभुदयाल ने कहा। आपको रामप्रसाद बनारसी दास के सिवाय किसी और का रुपया तो नहीं लेना? मुंशी चुनीलाल ने पूछा। रामप्रसाद बनारसी दास की डिबली का रुपया चूके पीछे मुझको लाला साहब के सिवा किसी की फूटी कौड़ी नहीं देनी रहेगी, मिस्टर रसल ने जवाब दिया। परंतु कांच का कारखाना बनाने के लिए रुपए कहाँ से आएंगे, और लाला मदन मोहन के कर्जे लायक नील के कारखाने की हैसियत कहाँ है? इंसलंट होने से लेनदारों के पल्ले 4 आने भी न पड़ेंगे। यह बात मिस्टर रसल अपने मुंह से अभी कह चुका है, पर यहाँ न इन बातों की याद कौन दिलावे। इस सूरत में रामप्रसाद बनारसी दास की डिबरी का रुपया न दिया जाएगा तो उसकी डिबरी में इसका कारखाना बिक जाएगा और अपनी रकम वसूल होने की कोई सूरत न रहेगी। मुंशी चुनीलाल ने लाला मदन मोहन के कान में झुककर कहा। परंतु इस समय इसको देने के लिए अपने पास नगद रुपया कहाँ है? लाला मदन मोहन ने धीरे से जवाब दिया। अब मेरी शर्म आपको है, वक्त निकल जाता है, बात रह जाती है। आप तो इस समय मुझको सहारा देकर उभार लोगे तो आपका एहसान जन्म भर नहीं भूलूंगा, यह मिस्टर रसल कहता है, गिड़गिड़ाकर कहा। किसने? रसल ने। मैं मन से तुम्हारी सहायता किया चाहता हूँ, परंतु मेरा रुपया इस समय और कामों में लग रहा है। यानी वो लाला मदन मोहन कहता है कि मैं तो दिल से आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो रुपया है किसी अन्य कामों में लग गया है। इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता। लाला मदन मोहन ने शर्माते शर्माते कहा। आजी हुजूर, आप यह क्या कहते हैं? आपके वास्ते रुपए की क्या कमी है? आप कहे जितना रुपए इस समय हाजिर हो, मास्टर शंभुदयाल बोले। यानी मास्टर शंभुदयाल बोलते हैं लाला मदन मोहन से कि आपके लिए रुपए की कमी क्या है? आप कहिए और आपके सामने रुपए हाजिर हो जाएंगे। अच्छा, मुझसे हो सकेगा जिस तरह 10,000 रुपये का बंदोबस्त करके मैं कल तक आपके पास भेजूंगा। आप किसी तरह की चिंता न करिए, लाला मदन मोहन ने कहा। आपने बड़ी मेहरबानी की, मैं आपकी इनायत से जी गया।
जी गया, मैं आपके भरोसे बिल्कुल निश्चित रहूँगा। मिस्टर रसल ने जाते जाते बड़ी खुशी से हाथ मिलाकर कहा, और मिस्टर रसल के जाते ही लाला मदन मोहन भी भोजन करने चले गए। अभी यहाँ पर तीसरा अ, प्रकरण प्रारंभ होता है, और तीसरे प्रकरण का नाम है संगति का फल। यानी हमें संगति किस व्यक्ति की करनी चाहिए, किस प्रकार के व्यक्ति की करनी चाहिए, अच्छे या बुरे, या किस, यानी संगति यानी दोस्ती भी इसको हम कह सकते हैं। तो हमें दोस्ती किस प्रकार करनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है हितोपदेश है इसमें, और हितोपदेश का एक दोहा भी यहाँ पर दिया हुआ है। सहबासी बस होत नरप गुण कुल रीति विहाय, नृप युवती अरु तरुलता तरु तरुलता मिलत प्राय संग प्राय, यानी जिस प्रकार की संगति होती है इस प्रकार इंसान बनता है। लाला मदन मोहन भोजन करके आए आए उस समय सब मुँह साहब कमरे में मौजूद थे। मनमोहन कुर्सी पर बैठकर पान खाने लगे, और इन लोगों ने अपनी अपनी बात छेड़ी। हरगोविंद, यहाँ पर हरगोविंद भी नाम आया है, याद रखिए। हरगोविंद कौन है, तो हरगोविंद पंसारी का लड़का है, याद रखिए। हरगोविंद पंसारी का लड़का है। हरगोविंद ने अपनी बगल से लखनऊ की बनी हुई टोपियाँ निकाल कर कहा, हुजूर ये टोपियाँ अभी अभी लखनऊ से एक बजाज के यहाँ आई है। सौगात में भेजने के लिए अच्छी है, पसंद हो तो दो चार ले आओ। कीमत क्या है, यानी मदन मोहन पूछते कि कीमत क्या है। वह तो 25-25 रुपये कहता है, परंतु मैं आबजी ठहरा लूँगा। 20-20 रुपये में आवे तो 4 टोपियाँ ले आना है। तो रुपया कितने कितने रुपए में मांगता है, तो 20-20 रुपये में यदि टोपी आती है तो 4 टोपियाँ ले आना कहते हैं। अच्छा मैं जाता हूँ, अपनी बस पढ़ते तोड़ जोड़ मैं कसर नहीं रखूँगा। यह कहकर हरगोविंद वहाँ से चल दिया। हुजूर, यह हीना का अत्तर अत्तर अजमेर से एक गंधी लाया है। वह कहता है कि हुजूर की तारीफ सुनकर, यानी अत्तर कौन लाता है, तो अत्तर जो है अजमेर से आया है, और वो कौन लाता है, एक गंधी लाता है, याद रखिए। और अत्तर कहाँ से, अजमेर का अत्तर है। अत्तर यानी सेंट परफ्यूम। तो वह अत्तर जो है अजमेर से आया है, और वह गंदी लाता लाता है। वह कहता है कि हुजूर की तारीफ सुनकर तरह तरह का ही निहायत उद्मा अत्तर अजमेर से लाता था, परंतु रास्ते में चोरी हो गई। सब माल असवाब जाता रहा, सिर्फ यह शीशी बची है, वह आपकी नज़र करता हूँ। यह कहकर अहमद हुसैन हकीम ने वह शीशी लाला मदन मोहन के आगे रखी। यानी अत्तर कौन लाता है, तो अत्तर जो है अहमद हुसैन लाता है, याद रखिए। अत्तर बेचने वाले का नाम क्या है यहाँ पर, तो अहमद हुसैन है, याद रखिए। वह शीशी लाला मदन मोहन के यहाँ आगे रख दी। जो लाला साहब को मंजूर करने में कुछ चारा विचार हो तो हमारी नज़र करो, हम इसको मंजूर करके उसकी इच्छा पूरी करेंगे। पंडित पुरुषोत्तम दास ने बड़ी मज़ेदारी से कहा, आपकी नज़र तो सिवाय करेले के और कुछ नहीं हो सकता। मर्जी हो मंगवाए। हकीम ने जवाब दिया, करेले करेले तुम खाओ, तुम्हारे घर के खाए, हमको मुंह कड़वा करने की क्या ज़रूरत है। हम तो लाला साहब के कारण नित्य लड्डू उड़ाते हैं और चैन करते हैं। पंडित जी ने कहा, लड्डू ही लड्डुओं की बातें करनी आती है, या कुछ और भी सीखे हो। मिस्टर शंभुदयाल ने छेड़ की, तुम सरीखे छोड़ के तुम सरीखे छोकरे मदरसे में दो एक किताबें पढ़कर अपने को अड़तालीस समझने लगते हैं, परंतु हमारी विद्या ऐसी नहीं है। तुमको परीक्षा करनी हो तो लो, इस कागज़ पर अपने मन की बात लिखकर अपने पास रहने दो। जो तुमने लिखा होगा हम अपनी विद्या से बताएंगे। ये कौन कहते हैं, तो पंडित जी कहते हैं, याद रखिए। यह कहकर पंडित जी ने अपने अंगोछे में कागज़, पेंसिल और पुष्टि पत्र निकाल दिया। मास्टर शंभुदयाल ने कागज़ पर कुछ लिखकर अपने पास रख लिया, और पंडित जी अपना पुष्टि पत्र लेकर थोड़ी देर कुंडली खींचते रहे। फिर बोले,
बच्चा, तुमको हर बात में हंसी हंसी सूझती है। तुमने कागज़ में करेला लिखा है, परंतु ऐसी हंसी अच्छी नहीं। यानी वह कहता है कि तुमने कागज़ में करेला लिखा है और ऐसी हंसी अच्छी नहीं है, कहते हैं पंडित जी। लाला मदन मोहन के कहने से मास्टर शंभूदयाल ने कागज़ खोलकर दिखाया तो हकीकत में करेला लिखा पाया। अब तो पंडित जी की खूब चढ़ बनी, मूँछों पर ताव दे देकर खकारने लगे ऐसा करके खकारने लगे। परंतु पंडित जी ने करेला कैसे कैसे बता दिया। लाला मदन मोहन के रूबरू आपस की मिलावट से बकरी का कुत्ता बना देना सहसी बात थी, परंतु पंडित जी का चुन्नीलाल और शंभूदयाल से ऐसा मेल न था, और न पंडित जी को इतनी विद्या थी कि उसको बस से करेला पता चल जाए। यानी ये दोनों की मिलीजुली चाल थी, तुम ये ऐसा लिखो करेला और मैं बता दूंगा ऐसा। और न पंडित जी को इतनी विद्या थी कि उसके बल से करेला बता दे। असल बात यह थी कि पंडित जी ने एक कागज़ पर काजल लगाकर पुष्टि पत्र में रख छोड़ा था, जिसमें पुष्टि पत्र पर कागज़ रख कर कोई कुछ लिखता था। कलम के दबाव से काजल के अक्षर दूसरे कागज़ पर उतर आते थे। फिर पंडित जी कुंडली खींचती बार किसी ढब से उसको देखकर थोड़ी देर पीछे बता देते थे। यानी कहाँ जाए तो जेल की जो पेन रहती है वह हम लिखते हैं तो पीछे से उससे वह दिखती है उसकी परछाई, तो उस प्रकार काजल लगाया था। तो हुजूर उस गंधी के वास्ते क्या हुक्म है? हकीम जी ने की याद दिलाई। अत्तर में चंदन के तेल की मिलावट मालूम होती है, और मिलावट की चीज़ बेचने का सरकार से हुक्म नहीं है। इस वास्ते कह दो शीशी जब्त हुई, वह अपना रास्ता ले। पंडित जी शीशी संग कर बीच में बोल उठे। शीशी सूंघकर यानी अत्तर में कौन से तेल की मिलावट थी? तो चंदन के तेल की मिलावट थी, याद रखिए। हाँ हाकिम जी, आपकी राय में उसी गंदी का कहना सच है? लाला मदन मोहन ने पूछा। बेशक बेशक अंदाज से तो ऐसा ही मालूम होता है कि आगे खुदा जाने। हकीम जी बोले। तो लो, यह 25 रुपए के नोट इस समय उसको खर्चे के वास्ते दे दो। विदा पीछे से सामने बुलाकर की जाएगी। लाला मदन मोहन ने 25 रुपए के नोट पाकट से निकाल दिया। यानी पॉकेट से 50 रुपए निकाल कर वो अत्तर बेचने वालों को कितने रुपए देते हैं? तो 25 रुपए का नोट देते हैं। कौन? मदन मोहन देते हैं, लाला मदन मोहन, याद रखिए। उदारता इसका नाम है। दयालुता से कहते हैं। सच्चे यश मिलने की यह राह है। परमेश्वर इसे प्रसन्न होता है। चारों तरफ से वहाँ की बौछार होने लगी। ये बहिया मुलाहजे के वास्ते हाजिर है, और बहुत सी रकमों का जमा खर्च आपके हुक्म बिना अटक रहा है। जो अवकाश हो तो इस समय कुछ अर्ज करो। लाला जवाहरलाल ने जाते ही बस्ता आगे रखकर डरते डरते कहा। लाला जवाहरलाल इतने बरस से काम करते हैं, परंतु लाला साहब की तबीयत और कागज़ दिखाने का मौका अब तक नहीं पहचानते। लाला मदन मोहन को सुना कि चुन्नीलाल और शंभूदयाल आपस में कानाफूसी करने लगे। भला इस समय इन बातों का कौन प्रसंग है, और मुझको बार बार दिक करने से क्या फ़ायदा है? मैं पहले कह चुका हूँ कि तुम्हारी समझ में आवे जैसा जमा खर्च कर लो। मेरा मन ऐसा कामों में नहीं लगता। लाला मदन मोहन में झिड़झिड़क कर कहा। जवाहरलाल वहाँ से उठकर चुपचाप अपने रास्ते चले। चलो, अच्छा हुआ थोड़े ही में टल गई। मैं तो बहनियों का अंटर बार देखकर घबरा गया था कि आज उस्ताद जी घेरे न रहेंगे। जवाहरलाल के जाते ही लाला मदन मोहन खुशी होकर कहने लगे। इनका तो इतना हौसला नहीं है, परंतु ब्रज किशोर होते तो वे थोड़े बहुत उलझे बिना कभी न रहते। मास्टर शंभूदयाल ने कहा। जब तक लाला साहब लिहाज करते हैं
तब तक उनका उलझना उलझाना बन रहा है, नहीं तो घड़ी भर में अकल ठिकाने आ जाएगी। मुंशी चुन्नीलाल बोले। हुजूर, मैं लाला लाला हरदयाल साहब के पास हो आया। उन्होंने बहुत बहुत करके आपकी आपकी खैरो आफियत पूछी है और आज आप शाम को आपसे बाग में मिलने का करार दिया है। हजरत हरकिशन दयाल ने आकर कहा, यानी हरकिशन एक नाम आया है, याद रखिए। तुम एक अ, तुम गए जब तो बात कर रहे थे। लाला मदन मोहन ने खुश होकर पूछा। भोजन करके पलंग पर लेटे ही थे, आपका नाम सुनकर तुरंत उठ आए और बड़े जोश से आपकी खैरो आफियत पूछने लगे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझको प्राण से भी अधिक समझते हैं। लाला मदन मोहन ने पुलकित होकर कहा, आपकी चाल ही ऐसी है जो एक बार मिलता है हमेशा के लिए चला बन जाता है। मुंशी चुन्नीलाल बचावा देकर कहा, परंतु कानूनी बंदे इससे अलग है। मास्टर शंभुदयाल ब्रज किशोर की तरफ इशारा करके बोले, लीजिए ये टोपियाँ 18 रुपये ठहरा लाया हूँ। यानी 20 रुपये कहे थे, लेकिन कितने में लाते हैं तो 18 रुपये में लाते हैं, याद रखिए। हर गोविंद ने लाला मदन मोहन के आगे चारों टोपियाँ रख कर कहा, तुमने तो उसकी आंखों में धूल धूल डाल दी। 18 रुपये में कैसे ठहरा लाए? मुझको तो ये 22 रुपये कम की किसी तरह नहीं जमती। लाला मदन मोहन में हर गोविंद का हाथ पकड़कर कहा, मैंने उसको आगे का फायदा दिखाकर ललचाया और बड़ी बड़ी पट्टियों पढ़ाई। तब उसने लागत में 2-2 रुपये कम लेकर आपके नाम से टोपियाँ दी है। अच्छा, यह लाला हरकिशोर आते हैं, इसने तो पूछिए ऐसी टोपी कितने में ला देंगे। दूर से हरकिशोर बजाज को आते देखकर पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा, ये टोपियाँ हर नारायण बजाज के यहाँ कल लखनऊ से आई है। मैं बाजार में 12-12 रुपये को बिक्री है, पर यहाँ तो 13-13 में आई होगी। हर किशोर ने जवाब दिया, तुम हमें 15-15 रुपये में ला दो। हर गोविंद ने झुंझलाकर कहा, मैं अभी लाता हूँ, तुम्हारे मन में आवे कितनी ले लेना। ला चुके लाने में यही सूरत है। हर गोविंद ने बात उड़ाने के वास्ते कहा, क्यों, मेरी सूरत को क्या हुआ? मैं अभी टोपियाँ लाकर तुम्हारे सामने रख देता हूँ। हर किशोर ने हिम्मत से जवाब दिया, तुम टोपियाँ क्या लाओगे? तुम्हारी सूरत पर तो खिसखिसायापन अभी से छा गया। हर गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, मुझको नहीं मालूम था कि मेरी सूरत में दर्पण की खासियत है। हर किशोर ने हंसकर जवाब दिया, चलो चुप रहो, क्यों थोती बातें बनाते हो। मुंशी चुन्नीलाल ने रोकने के वास्ते भरम में बोले, बहुत अच्छा, अब मैं टोपी लाए पीछे ही बात करूँगा। यह कर हर किशोर वहाँ से चले गए। यहाँ के दुकानदारों में यह बड़ा ऐब है कि जलने के मारे दूसरे के माल को बाहर आने का जांच देते हैं। मुंशी जी चुन्नीलाल ने कहा, यानी अपने माल के सामने दूसरे के माल तुच्छ समझते हैं ऐसा। और किसी समय मुकाबला आ पड़े तो अपनी गिरह से घाटा भी दे बैठते हैं। मास्टर शंभुदयाल बोले, न जाने लोगों को अपनी नाक कटाकर औरों की बदगुनी करने में क्या मज़ा आता है। हकीम जी ने कहा, और जो हर गोविंद कुछ उगा आया होगा तो क्या मैं इनके पीछे उसका मन बिगाड़ूंगा। लाला मदन मोहन बोले, आपकी यही बातें तो लोगों को बेदाम गुलाम बना लेती है। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, कुछ दिन से यहाँ ग्वालियर के दो गवैये निहायत अच्छे आए हैं। मर्जी हो तो घड़ी के वास्ते आज की मजलिस में
उन्हें बुला दिया जाए। यानी कहाँ के? ग्वालियर से दो गवैये, यानी जो गाने वाले गवैये यानी गाने वाले हैं और वो ग्वालियर से आए हैं और उसको बुला दिया जाए। ऐसा वो कौन कहता है? तो हरकिशन दलाल ने पूछा था। अच्छा अच्छा, बुला दो, तुम्हारी पसंद हो तो ज़रूर अच्छे होंगे, मदन मोहन ने कहा। लखनऊ की आमिर जान भी इन दिनों यही है, इससे गाने की बड़ी तारीफ सुनी गई है, पर मैंने अपने कान से अब तक उसका गाना नहीं सुना। हकीम जी बोले। यानी हकीम जी किसका नाम? लखनऊ से कौन कौन गाने वाला है? तो आमिर जान आए हैं, याद रखिए। अच्छा, आपके सुने तो हम उसे भी यहाँ बुलावे लेते हैं, पर उसके गाने में सबा न बंधा तो उसके बदले आपको गाना पड़ेगा, लाला मदन मोहन ने कहा। सच तो यह है कि आपके सबब में दिल्ली की बात बन रही है। जो गुनी यहाँ आता है कुछ न कुछ ज़रूर ले जाता है। आप न होते तो उन विचारों को यहाँ कौन पूछता। आपकी इस उदारता से आपका नाम विक्रम और हातम की तरह दूर दूर तक फैला गया है और बहुत बहुत लोग आपके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। मुंशी जी चुनीलाल ने छिटा दिया। इतने में हरकिशोर टोपी लेकर आ पहुँचे और 12-12 रुपये में खुशी से देने लगे। यानी ये 18 रुपये में टोपी लाया है और ये 12-12 रुपये में टोपी दे रहे हैं। कौन? तो हरकिशोर। सच कहो, तुमने इसमें कितनी गिरह का पलोथन पलोथन क्या लगाया है? शंभू दयाल ने पूछा। पलोथन लगाने की क्या, यानी पलोथन यानी पॉलीथीन लगाने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो इससे लाला साहब से कुछ इनाम लिया चाहता हूँ। यानी मैं भी लाला साहब से कुछ इनाम चाहता हूँ, ऐसा वो हरकिशोर कहता है। मुझको टोपी ये लेनी होती तो मैं किसी न किसी तरह से आप ही तुम्हारा घाटा निकालता, पर मैं तो अपनी ज़रूरत के लायक पहले से चुका। लाला मदन मोहन ने रुआई से कहा। आपको इसकी कीमत में कुछ संदेह हो तो असल मालिक को रूबरू कर सकता हूँ। यानी वो मदन मोहन से कौन कहता है ये बात? तो वह हर किशोर है, वो कहता है कि मैं जो असली मालिक है उससे आपकी बात करा सकता हूँ। जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता पूछना क्या ज़रूरत है? तो मैं इसे ले जाऊँ। मैंने मंगाई कब थी जो मुझसे पूछते हो? यह कहकर लाला मदन मोहन कुछ ऐसी त्योरी बदली कि हर किशोर दिल खट्टा हो गया और लोग तरह तरह की नकलें करके उसका ठट्ठा उड़ाने लगे। हर किशोर उस समय वहाँ से उठकर सीधा अपने घर चला गया, पर उसके मन में इन बातों का बड़ा खेद रहा। अभी प्रकरण 4 का नाम क्या है? तो मित्र मिलाप है, याद रखिए। पहला प्रकरण सौदागर की दुकान, दूसरा प्रकरण जो था वह उसका नाम था अकाल में अधिक मास, और तीसरे प्रकरण का नाम था जो संगत पर था, और चौथे प्रकरण का नाम है मित्र विलाप। यानी विलाप का मतलब होता है कि जुदाई। ये क्या है याद रखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर भी एक पंक्तियाँ दी हुई है, याद रखिए। दुरही सो कर बड़ाई नयन दुरही सो करब ढाय, नयन नते जल बहाय, आदरसो ठिंग बुलाए, अर्धा सन देतसो, हित सोई से में लगाए, रुचि सम बारीनी बनाए, कहत सुनत अति सुभाए, आनंद भरी लेत जो, उस पर सो मधु समान, भीतर हलाहल जान, छल में पंडित महान, कपटों को निकेतव, ऐसे नाटक चित्रित देखियो ना कबहू मित्र, दुष्ट न ही यह चरित्र, लिखबे को हेत को। लाला मदन मोहन को हरदयाल से मिलने की लालसा में दिन पूरा करना कठिन हो गया। यानी लाला मदन मोहन किससे मिलने के इसमें? तो हरदयाल से मिलना चाहता है, लेकिन पूरा दिन गया लेकिन मिल नहीं पाया। वह घड़ी घंटे की तरफ दे रखे थे और उकताते थे। जब ठीक 4 बजे अपने मकान से सवार होकर मिस्त्री खाने में पहुँचे। यहाँ 3 बगीये लाला मदन मोहन
की फरमाइश से नई चाल की बन रही थी। उसके लिए बहुत सा सामान वलायत से यानी वलायत यानी विलायत, याद रखिए, वलायत से मंगवाया मंगवाया गया था और मुंबई के 2 कारीगरों की राह से वह बनाई आती थी। लाला मदन मोहन ने कह रखा था कि चीज़ अच्छी बने, खर्च की कुछ नहीं अटकी, जो होगा। यानी लाला मदन मोहन ने कहा था कि केवल चीज़ अच्छी बननी चाहिए, वस्तु अच्छी बननी चाहिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। और उसको वो खरीदने के लिए विवश करने वाले भी उसके मित्र ही थे। हम करेंगे निदान। लाला मदन मोहन इन बगियों को देखभाल कर वहाँ से आगा हसन जान के तबेले में गए और वहाँ 3 घोड़े 5,500 रुपये में लेने करके वहाँ से सीधे अपने बाग दिल पसंद को चले गए। यानी वो कितने तबेले में गए और तबेले में जाने के बाद हसन जान निदान लाला मदन मोहन इन बगियों को देखभाल कर से आगा यानी से आगे चल गए। कहाँ पर? हसन जान के तबेले में गए और जाने के बाद वहाँ 3 घोड़े 5,500 रुपये में, यानी 5,500 में वह 3 घोड़े खरीद लेते हैं। याद रखिए, 5,500 रुपये में खरीद लेते हैं। लेने के करके से सीधा अपने बाग दिल पसंद को चले गए। यह बाग सब्जी मंडी से आगे बढ़कर नहर की पटड़ी के किनारे पर था। इसकी रविशों के दोनों तरफ रेलियां की कतार, सुहावनी क्यारियां में रंग रंग के फूलों की बहार, कहीं हरी हरी घास का सुहावना फर्श, कहीं घनघोर वृक्ष की गहरी छाया, कहीं बनावट के झरने और बेट, कहीं पेड़ और टट्टियों पर बेलों की लपेटे। एक तरफ को चिड़िया खाने में तरह तरह के पक्षी चहचहा रहे थे। दूसरी तरफ को संगमरमर के एक कुंड में तरह तरह के जलचर अपना रंग ढंग दिखा रहे थे। बाग के बीच में एक बड़ा कमरा हवादार बहुत अच्छा बना हुआ था। उसके चारों तरफ संगमरमर का साईवान और साईवान के गिर्द फव्वारों की कतार लगी थी। जिस समय ये फव्वारे छूटते थे, बैठ वैशाख को सावन भादो समझकर मोर नाच उठते थे। बीच के कमरे में रेशमी गलीचे की बड़ी उद्मा बिछायत थी और बटिया साठन की मंडी हुई सुनहरी कोंच कुर्सियों जगह जगह मौके से रखी गई थी। दीवार के सहारे संगमरमर की मेजों पर बड़े बड़े 8 कांच आमने सामने लगे हुए थे। छत में बहुमूल्य झाड़ लटक रहे थे। गोल बैजई और चौखुड़ी मेजों पर फूलों के गुलदस्ते, हाथी दांत, चंदन, आबनूस चीनी, सीप और कांच वगैरह के उम्दा खिलौने मिश्रण से रखे थे। कौन कौन से खिलौने रखे थे, याद रखिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है ऐसे। छत में बहुमूल्य झाड़ लटक रहे थे, यानी छत पर बहुमूल्य झाड़ लटक रहे थे जो प्लास्टिक के होंगे। उसमें गोल बेजई और चौखुड़ी मेजों पर, चौखुड़ी यानी ऐसे चौकन्ने होते, ऐसे वर्तुला, ऐसे चौकन्ने जो मेज होती है उसको चौकन्ने कहा गया है। मेजों पर फूलों के गुलदस्ते, यानी मेजों पर क्या था? फूलों के गुलदस्ते थे, हाथी के दांत थे, चंदन थे, आबनूस चीनी, सीप और कांच वगैरह के उम्दा खिलौने मेज पर रखे हुए थे। याद रखिए। चांदी की रकेबियाँ, इलायची, सुपारी चुनी हुई थी। समय, तारीख, बार मोहना बताने की घड़ी, हारमोनियम, बाजा, अंटा खेलने की मेज, एल्बम, शेरबिन, सितार और शतरंज वगैरह मन बहलाने का सब सामान अपने अपने ठिकाने पर रखा हुआ था। दीवारों पर गज के फूल पत्तों का सादा काम अबरख की चमक से चांदी के टल्ले की तरह चमक रहा था। और इसी मकान के लिए हजारों रुपए का सामान हर महीने नया खरीदा जाता था। किसका? ये
लाला मदन मोहन। इस समय लाला मदन मोहन को कमरे में पाँव रखने ही अ, इस समय लाला मदन मोहन को कमरे में पाँव रखते ही विचार आया कि इसके दरवाजे पर बढ़िया साटन के पर्दे अवश्य होने चाहिए। यानी इतना सामान होने के बावजूद भी लाला मदन मोहन जब कमरे में आते हैं तो पता चलता है कि दरवाजे पर पर्दे होने चाहिए साटन के। कौन से पर्दे होने चाहिए? बढ़िया साटन के पर्दे होने चाहिए, यानी कॉटन के। हर किशोर के नाम हुक्म आया कि तरह तरह की बढ़िया साटन लेकर अभी चले आओ। हर किशोर समझा कि अब पिछली बातों के याद आने से अपने जी में कुछ लज्जित हुए होंगे। चलो सवेरे का भूला सांझ को घर जाया तो भूला नहीं बाजता। ये एक कहावत है, याद रखिए। यहाँ पर आई है ये कहावत। सवेरे का भूला सांझ को घर आ जाए तो भूला नहीं बाजता। यह कहावत यहाँ पर आई है, याद रखिए। यह विचार कर हर किशोर साटन इकट्ठी करने लगा, पर यहाँ इन बातों की चर्चा भी न थी। यहाँ तो लाला मदन मोहन को लाला हरदयाल की लो लग रही थी। निदान रोशनी हुए पीछे बड़ी देर बाट दिखाकर लाला हरदयाल आए। उनको देखकर मदन मोहन की खुशी की कुछ हद नहीं रही। बगीचे के आने की आवाज़ सुनते ही लाला मदन मोहन बाहर जाकर उनको लिवा लाए और दोनों कोंच पर बैठकर बड़ी प्रीति से बातें करने लगे। प्रीति से यानी प्रेम से, करुणा से। मित्र, तुम बड़े निठुर हो। मैं इतने दिन से तुम्हारी मोहिनी मोहिनी मूर्ति देखने के लिए तरस रहा हूँ, पर तुम याद भी नहीं करते। लाला मदन मोहन ने सच्चे मन से कहा, मुझको एक पल आपके बिना कल नहीं पड़ती क्या? करूँ चुगलखोरों के हाथ से तंग हूँ। जब कोई यहाँ ना निकल आना पाए का उपाय करता हूँ तो लोग तत्काल जाकर लालाजी अर्थात पिताजी से कह देते हैं। लालाजी खुलकर तो नहीं कहते, पर बातों ही बातों में ऐसा झंझोड़ते हैं कि जलकर राख हो जाता है। आज तो मैंने उसे भी साफ कह दिया कि आप राजी हो या नाराज़ हो, मुझसे लाला मदन मोहन की दोस्ती नहीं छूट सकी थी। लाला हरदयाल ने यह बात देखी गर्मा गर्मी से कही कि लाला मदन मोहन के मन पर लकीर हो गई, पर यह सब बनावट थी। उसने ऐसी बातें बना कर लाला मदन मोहन से तोहफा तवायफ में बहुत कुछ फ़ायदा उठाया था। इसलिए इस सोने की चिड़िया को जाल में फंसाने के लिए भीतर पेड़े सब घर के शामिल थे और मदन मोहन के मन में मिलने की चाह बढ़ाने के लिए उसने अब की बार आने में जानबूझकर देर कर दी। भाई लोग तो मुझे भी बहुत बहकाते हैं। कोई कहता है ये रुपए के दोस्त है, कोई कहता है ये मतवाले के दोस्त है, पर मैं उसको ज़रा भी मुंह नहीं लगता, क्योंकि मुझको आतेलों की बर्बादी का हाल अच्छी तरह मालूम है। यह लाला मदन मोहन ने साफ मन से कहा, पर हरदयाल ने पापी मन को इतनी ही बात से खटका हो गया। दुनिया के लोगों का ढंग सदा अनोखा देखने में आता है। यानी दुनिया के लोगों का सदा जो ढंग जो है अलग देखने को आता है। उनमें से कोई अपना मतलब दृष्टांत और कहावतों के द्वारा कहा जाता है, कोई अपना भाव दिल्लगी और हंसी की बातों में जता जाता है, कोई अपना प्रयोजन औरों पर रखकर सुना जाता है, कोई अपना आशय जताकर फिर पलट जाने का पहलू बनाए रखता है। पर मुझको ये बातें नहीं आती। मैं तो सच्चा आदमी हूँ। जो मन में होती है वह जवाब में कहता हूँ, जो सवाल करता हूँ वह पूरी करता हूँ। लाला हरदयाल ने भरमा भर में अपना संदेह प्रकट करके अंत में अपनी सच्चाई जताई। तो क्या आपको इस समय
यह संदेह हुआ कि मैंने बहकाने वालों पर रखकर अपनी तरफ से आपको रुपए का दोस्त और मतलब का दोस्त ठहराया। लाला मदन मोहन गिड़गिड़ाकर कहने लगे, हाय, आपने मुझको अब तक नहीं पहचाना। मैं अपने प्राण से अधिक आपको सदा समझता रहा हूँ। इस संसार में आपसे बढ़कर मेरा कोई मित्र नहीं है। जिस पर आपको मेरी तरफ से अब तक इतना संदेह बन रहा है, मुझको आप इतना नादान समझते हैं। क्या मैं अपने मित्र और शत्रु को भी नहीं पहचानता? ये मदन मोहन कह रहा है। क्या आपसे अधिक मुझको संसार में कोई मनुष्य प्यारा है? मैं अपना कलेजा चीर कर दिखाऊं तो आपको मालूम हो कि आपकी प्रीति मेरे हृदय में कैसी अंकित हो रही है। आप उर्वरता खेद करते हैं। मैं आपकी सच्ची प्रीति को अच्छी तरह जानता हूँ। आप मुझको भी इस संसार में आपसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं है। मैंने दुनिया का यह ढंग केवल चालाक आदमियों की चालाकी जताने के लिए आपसे कहा था। आप वृद्धा अपने ऊपर से दौड़ने, यानी ये आजकल जो है परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जो वस्तुनिष्ठ तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसीलिए हम जो है अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, तो उस दृष्टिकोण से हम काफ़ी जो एग्ज़ाम में यदि विश्लेषण ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि पूरी रचना पढ़ना अनिवार्य एवं आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से केवल हमारे सामने 3 महीने का समय है और 3 महीने में पूरी रचनाओं हमें देखनी है। इस दृष्टिकोण से केवल हम पढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूँगा। और मुझको तो आपकी प्रीति का यहाँ तक विश्वास है कि सूर्य चंद्रमा की चाल बदल जाएगी तो भी आपकी प्रीति कभी अंतर न आएगा। यानी सूर्य चंद्रमा की परिक्रमा बदल जाएगी, लेकिन आपके प्रेम में, आपके करुणा में कोई बदलाव नहीं आएगा, ऐसा वो कह के वो विश्वास दिलाता है। लाला हरदयाल ने मदन मोहन के गले में हाथ डालकर कह रहे, देखो कितने अच्छे मित्र हैं। प्रीति के बराबर संसार में कौन सा पदार्थ है, यानी प्रेम के बराबर संसार में कौन सा पदार्थ है? लाला मदन मोहन कहने लगे, और सब तरह के सुख मनुष्य को द्रव्य से मिल सकते हैं, पर प्रीति का सुख सच्चे मित्र बिना किसी तरह नहीं मिल सकता। यानी प्रीति का जो सुख है, यानी प्रेम का या प्रेम करुणा का जो सुख है, वह मैत्री के, मित्र के, दोस्ती के बिना किसी से नहीं मिल सकता। जिसने संसार में जन्म लेकर प्रीति का रस नहीं लिया, उसका जन्म लेना व्रता है। इस तरह लोग प्रीति करके उस पर दृढ़ नहीं रहते, वह उसके रस में नावाकिफ है। यह महत्वपूर्ण कथन है, याद रखिए। कहाँ से पूछा जाएगा? तो यहाँ से। सब तरह के सुख मनुष्य को, यानी सब तरह के सुख मनुष्य को पैसे से या दौलत से मिल सकते हैं, पर प्रीति का सुख सच्चे मित्र बिना किसी तरह नहीं मिलता। जिसने संसार में जन्म लेकर प्रीति का रस नहीं लिया, यानी जिसने इस संसार में जन्म लेकर मैत्री का सुख नहीं लिया या प्रीति का रस नहीं लिया, उसका जन्म लेना व्रता, यानी कुछ काम का नहीं है। इसी तरह जो लोग प्रीति करके उस पर दृढ़ नहीं रहते, वह उसके रस में नावाकिफ है। ऐसा निसंदेह प्रीति का सुख ऐसा कि अलौकिक है। संसार में जिन लोगों को भोजन के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं मिलता, उसको भी अपने दुख सुख के साथी प्राणोपन मित्र के आगे अपना दुख रोकर, छाती का बोझ हल्का करने पर, अपने दुखों को सुन कर उसके जी भर आने पर, उसके धैर्य देने पर, उसके हाथ से अपनी डबडबाई हुई आँखों के आंसू पूछ जाने पर जो संतोष होता है, वह किसी बड़े राजा को लाखों रुपए खर्च करने से भी नहीं हो सकता। लाला हरदयाल ने कहा, कितना इम्पोर्टेंट कथन है। यानी कोई दुख के समय कोई हमारा मित्र दुखी है, एक समस्या में है, तो उसका आंसू पोंछो। वो आंसू पोंछने के बाद उस मित्र को जो सुख, रोने वाले मित्र को जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख बड़े से बड़े राजा को भी अपने दौलत या पैसे से नहीं मिलता, ऐसा हरदयाल कहते हैं। निसंदेह मित्रता ऐसे ही चीज़ पर जो लोग प्रीति का सुख नहीं जानते, वह किसी तरह इसका भेद नहीं समझ सकते। लाला मदन मोहन कहने लगे, दुनिया के लोग बहुत करके रुपए के नफ़े नुकसान पर प्रीति का आधार समझते हैं। आज हरगोविंद ने लखनऊ की 4 टोपियाँ मुझको 18 रुपये में ला दी थी। इस पर
इस पर हरकिशोर जल जल गए और मेरी प्रीति बढ़ाने के लिए 12 रुपये में वैसी ही टोपियाँ मुझको देने लगे। इनके निकट प्रीति और मित्रता कोई ऐसी चीज़ है जो 10-5 रुपये की कसर खाने से बातों में हाथ आ सकती है। हर किशोर ने हर गोविंद की तरफ से आपका मन उठाने के लिए यह की तदुवीर की हो तो भी कुछ आश्चर्य नहीं। हरदयाल बोले, मैं जानता हूँ कि हर किशोर एक बड़ा है। इनमें एकाएक कमरे का दरवाज़ा खुला और हर किशोर भीतर दाखिल हुआ। उसको देखते ही हरदयाल की ज़बान बंद हो गई और दोनों लज्जा कर सिर झुका लिया। पहले आप अपने शुभ चिंतकों के लिए सजा तजबीर कर लीजिए, फिर मैं साटन मुलायम उठा कराऊंगा। ऐसे वाहियात कामों के वास्ते इस ज़रूरी काम में हर्ज करना नामुसीब नहीं। लाला हरदयाल साहब का क्या फरमा रहे थे। हर किशोर एक बड़ा क्या है। हर किशोर ने कमरे में पांव रखते ही कहा, चलो दिल्लगी की बातें रहने दो। चलो दिल्लगी की बातें रहने दो। लाओ दिखलाओ, तुम कैसी साटन लाए हो। हम अपनी नीज की सलाह के वास्ते औरों का काम हर्ज नहीं किया चाहते। लाला हरदयाल ने पहली बात उड़ाकर कहा, मैं और नहीं हूँ, पर आप चाहे जो बना दे। मुझको अपना माल दिखाने में कुछ उज नहीं, पर इतना विचार है कि आप कल सच्चे माल की निस्बत नकली या झूठे माल पर ज़्यादा चमक दमक मालूम होती है। मोतियों को देखिए, चाहे मणियों को देखिए, कपड़ों को देखिए, चाहे गोड़ किनारी को देखिए। जो सफाई झूठे पर होगी, सच पर हरगिज नहीं होगी। इसलिए मैं डरता हूँ। यानी जो ये बात सच है, जो चमक नकली माल पर होती है वह असली माल पर नहीं हो सकती है, कि शायद मेरा माल पसंद न आए। हर किशोर ने मुस्कुराकर कहा, तुम कपड़ा दिखाने आप हो या बातों की दुकानदारी लगाने आए हो। यानी तुम कपड़ा दिखाने आए हो या बातें करने के लिए आए हो। जो कपड़ा दिखाना हो तो झटपट दिखा दो, नहीं तो अपना रास्ता लो। हमको थोती बातों के लिए इस समय अवकाश नहीं है। लाला मदन मोहन ने भौं चढ़ाकर कहा, यह तो मैंने पहले ही कहा था। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, फिर किसी वक्त हाजिर होऊंगा, तो तुम कल 9-10 बजे मकान पर आना। यह कहकर लाला मदन मोहन ने उसे रुखसत किया, यानी भेज दिया, विदा किया। आपस में क्या मर्ज की बातें हो रही थी, न जाने यह हत्या बीच में कहाँ से आ गई। लाला हरदयाल बोले, खैर अब कुछ दिल्लगी की बात छेड़िए। लाला मदन मोहन ने फरमाइश की। निदान बहुत देर तक अच्छी तरह मिल भेंट कर लाला हरदयाल ने मकान को गए और लाला मदन मोहन अपने मकान को गए, यानी बातें की और मकान को चले गए। यहाँ पर जो है 5वां प्रकरण प्रारंभ होता है और 5वें प्रकरण का नाम जो है वह है विषयासत्ता, यानी विषयासत्ता। यह नाम है 5वें प्रकरण का। याद रखिए, आज अब तक हमारी 4 प्रकरण पूरे हो गए हैं और केवल 41 प्रकरण हमें देखने हैं। और आप 5 यानी 4 हुए हैं, यानी और ऐसे 4 के 10 सेट बन सकते हैं। तो कोशिश करेंगे हम इसको जल्दी ख़त्म करने की, क्योंकि पूरा देखना है हमें। तो यहाँ पर प्रकरण 4 को प्रारंभ करते हैं। विषयासक्ति इसका नाम है। इसमें दोहा जो है हरिवंश का दोहा लिखा हुआ है। पंक्ति है, इसमें है, इच्छा फल के लाभ सो कभू न पुरहि आस, जैसे पावक धृत मिले बहु बीती करत प्रकाश। यह हरिवंश का पंक्तियाँ है, याद रखिए। यहाँ पर लाला मदन मोहन बाग से आए पीछे बैलू करके अपने कमरे में आए। उस समय लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शंभू दयाल, बाबू बैजनाथ, पंडित पुरुषोत्तम दास, हकीम अहमद हुसैन वगैरह सब दरबारी लोग मौजूद थे। लाला साहब के
आते ही ग्वालियर के गवैयों का गाना होने लगा, यानी जो ग्वालियर का गवैया था वह आया और गाना प्रारंभ हुआ है। मैं जानता हूँ कि आप इस निर्दोष दिल्लगी दिल्लगी को तो अवश्य पसंद करते होंगे। देखिए, इससे दिन भर की थकान उतर जाती है और चित्त प्रसन्न हो जाता है। लाला मदन मोहन ने थोड़ी देर पीछे लाला ब्रजकिशोर से कहा, सब बातें काम के पीछे अच्छी लगती है, यानी सब बातें जो है काम के पीछे अच्छी लगती है। जो सब तरह का प्रबंध बंद रहा हो, काम के वसूलों पर दृष्टि हो, भले बुरे आदमियों की पहचान हो, तो अपना काम किए किए पीछे घड़ी दो घड़ी की दिल्लगी में कुछ बिगाड़ नहीं, पर उस समय भी इसका व्यसन न होना चाहिए। लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। अमीरों के अमीरों के ऐश के सिवा और क्या काम है? मास्टर शंभुदयाल ने कहा। राजनीति में कहाँ है राजा सुख भोगई सदा मंत्री करही संभार, यानी राजनीति में कहाँ है कि राजा सुख भोगई, यानी राजा जो है वह सुख में व्यस्त है और जो भी कारोबार है वह मंत्री करता है। राजकाज बिगड़े कछु तो मंत्री सिर भार। पंडित, यह इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। राजनीति में कहाँ है राजा सुख भोगई सदा मंत्री करही संभार, राजकाज बिगड़े कछु तो मंत्री सिर भार। ये पंडित पुरुषोत्तम दास बोलते हैं, याद रखिए। हाँ, यहाँ के अमीरों का ढंग तो यह है कि अपर ढंग दुनिया से निराला है। जो बात सब संसार के लिए अनुचित गिनी जाती है वह उसके लिए उचित समझी जाती है। उसी एक एक बात पर सुनाने वाले लोटपोट हो जाते हैं। उनकी कोई बात किस्मत से खाली नहीं ठहरती। जिन बातों को सब लोग पूरी जानते हैं, जिन बातों के करने में कमीने को भी लजाते हैं, जिन बातों के प्रकट होने से बदचलन भी शर्माते हैं, उनका करना यहाँ धनवानों के लिए कुछ अनुचित नहीं है। यानी कहने का मतलब है, जो काम जो है वह अच्छे लोग वो काम करने के लिए शर्माते हैं, लेकिन धनी व्यक्तियों के लिए वह वैसा काम करने में कोई अनुचित नहीं बात हो सकती है, ऐसा वो कहते हैं। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और ऐसे ही निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मैं इतने फास्ट तरीके से क्यों चल रहा हूँ वीडियो पढ़ाते समय, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और ऐसे हम लाइन टू लाइन पढ़ना है हमें। जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पर मैं अवश्य ही विश्लेषण करूँगा और नहीं तो ऐसे ही पढ़ते चलूँगा। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।